राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है टीचिंग विद अभिषेक में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा बिहार स्टेट का दोस्तों एग्ज़ाम हो रहा है। तो 14 अक्टूबर को दोस्तों पेपर 1 का, ठीक है। तो आज पेपर में दोस्तों कैसे प्रश्न आ रहे हैं, इस प्रकार से प्रश्न जैसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों, हम आज आपको वैसे ही प्रश्न कराने वाले हैं। तो अगली शिफ्ट वाले दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देख कर जाएँ, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जब तक एग्ज़ाम चलेगा आपका 31 अक्टूबर तक पेपर 1 का सारा दोस्तों हम एनालिसिस आपको कराते रहेंगे और उसी प्रकार से प्रश्न आपको हम बताते रहेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं चैनल सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कहता हूँ दोस्तों, 31 तारीख तक जितना भी चलेगा आपका एग्ज़ाम इसी प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है ना, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए आज का पेपर कैसे पूछा जा रहा था उन्हीं पर आधारित हम आज प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम सेकेंड शिफ्ट का करेंगे। तो दोस्तों बिहार स्टेट में आपका आर्ट ऑफ टीचिंग का, ठीक है ना, आर्ट ऑफ टीचिंग का दोस्तों इस प्रकार से जिस प्रकार से मैं प्रश्न करा रहा हूं दोस्तों, इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका 30 प्रश्न इसमें रहने वाला है, ठीक है। जैसे दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि खेल कूद का प्रयोजन दोस्तों है, खेल कूद का प्रयोजन बच्चों के लिए किस प्रकार से विकास करता है। क्या शारीरिक विकास, नैतिक विकास दोनों करता है कि इनमें से कोई नहीं। बट जब एक बच्चा खेल कूद के माध्यम से कोई चीज़ सीखता है दोस्तों, तो याद रखिएगा उसका जो है शारीरिक विकास भी होता है, उसका नैतिक विकास भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उपरोक्त दोनों में से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 कि एक शिक्षक के पास होना चाहिए, आप अगर एक टीचर हैं तो आपके पास ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए। क्या छात्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कि शिक्षण पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, कि अच्छा नेतृत्व करता होना चाहिए, कि उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो देखिए एक जो शिक्षक के पास होना चाहिए दोस्तों, छात्रों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि छात्र ने कितना सीखा क्या नहीं सीखा। इसके साथ टीचिंग मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, शिक्षण पद्धति, और अच्छा एक नेतृत्व करता होना चाहिए, एक मार्गदर्शन वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका उपरोक्त में से दोस्तों क्या हो जाएगा, तीनों को तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो चौथा वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसमें चौथा वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाता है, ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा कौशल का उपयोग किया जाता है। ब्लैक बोर्ड जो कि कौशल का, कि प्रश्न पूछने का कौशल, कि उपरोक्त में से दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों जो सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग में होता है उसमें दोस्तों ब्लैक बोर्ड और प्रश्न पूछने का कौशल दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दोस्तों जो मैं इस प्रकार से प्रश्न करा रहा हूँ इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कक्षा में शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा तैयार जो है कि योजना क्या कहलाती है। मान लीजिए आपने एक क्लास में पढ़ाने से पहले आपने उस क्लास के लिए एक जो है कि शिक्षक जो है कि क्या करता है, कुछ तैयार कर ले जाता है, ठीक है। तो इसको इकाई योजना, पाठ योजना, कार्यप्रणाली योजना की मुख्य योजना कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब आप क्लास में जाते हैं कुछ पढ़ाने के लिए, उससे पहले जो चीज़ तैयार कर जाते हैं दोस्तों हमारा होता है लेसन योजना, ठीक है। तो पाठ योजना तैयार कर एक शिक्षक जाता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5, उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक बच्चे को पढ़ाते वक्त आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। क्या उसमें अमूर्त अवधारणाएं शामिल हो सकती हैं, बच्चों को पढ़ाते वक्त को मापने का कठिन हो सकता है, में अवमूल्यन शामिल हो सकता है। तो देखिए जब आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसमें अमूर्त चीज़ों को, अवधारणाओं को उसको समझाएंगे, उसका मापन करेंगे कि कितना वो सीखा है, प्लस अवमूल्यन में शामिल दोस्तों सही सही चीज़ों को कितना कर पा रहा है। तो इस प्रकार से एक पढ़ाते वक्त टीचर का उद्देश्य दोस्तों तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से सही हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक मदद करती है। एक बुक जो होता है वह छात्रों के लिए किस प्रकार मदद करता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक क्या छात्रों को मार्गदर्शन करने में, कि शिक्षक को मार्गदर्शन करने में, कि दोनों लोग को, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो एक पाठ्य पुस्तक होती है दोस्तों वह
छात्रों को तो मार्गदर्शन में ही सहायता करती ही करती है, प्लस उसके बाद शिक्षकों को भी मार्गदर्शन में क्या करती है, सहायता करती है। तो आपका ए और जो कि पहला और दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि विद्यालयी पाठ चर्चा की प्रमुख सोच क्या होनी चाहिए। एक विद्यालय का करिकुलम जो बनाया जाता है वह किस प्रकार की सोच पर निर्भर करता है। क्या वह व्यवसाय की तैयारी करने के लिए बनाया जाता है, कि बच्चों का सार्वजनिक विकास, की व्यक्तित्व संतुष्टि, कि उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो एक विद्यालय में करिकुलम बनाया जाता है वह प्रमुख सोच होता है कि बच्चे का दोस्तों सर्वांगीण विकास हो सके। और आपको पता होगा दोस्तों एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 360 डिग्री, इसी को कहते हैं दोस्तों सबका बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, लर्निंग पूछ रहा है कि अधिगम का नियम है, कैसा नियम है। क्या मोटिवेशन का नियम है, अभिप्रेरणा, क्या व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम है, कि अभ्यास का नियम है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अधिगम का नियम होता है वह होता है दोस्तों आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, किसका, प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभ्यास का नियम। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा है कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो आपसे पूछा है जिन पियाजे, थॉर्नडाइक, मॉन्टेसरी, काल्डवेल कुक ने। तो दोस्तों जो खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह दोस्तों आपको काल्डवेल कुक ने इसकी बात को, कथन को कहा है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखी उपकरण क्या हो सकता है। ठीक है, एक ज्ञान को क्या करना है, व्यवस्थित करना है, उसको प्रस्तुत करना है। क्या श्रव्य मानचित्र, दृश्य मानचित्र, अवधारणा मानचित्र के उपरोक्त में से तीनों सही हैं। तो याद रखिएगा, ज्ञान को व्यवस्थित और जो कि प्रस्तुत करने का जो उपकरण होता है दोस्तों वह होता है आपका अवधारणा मानचित्र। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब है आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर का शिक्षण करना चाहिए। क्या एक अवबोध स्तर कराना चाहिए, कि चिंतन स्तर, की स्मृति, की मूल्यांकन का स्तर। तो एक उत्तम शिक्षक को दोस्तों जो न्यूनतम ढंग से दोस्तों शिक्षण का स्तर कराना चाहिए वो कराना चाहिए दोस्तों अवबोध स्तर पर। किस पर, अवबोध स्तर पर। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर पूछता है 12 कि छात्र डैश दिया में द्वितीय होते हैं। छात्र द्वितीय का जो है कि आपके होते हैं क्या, निरंकुश प्रणाली में, लोकतंत्र शिक्षा में, कि मुक्त शिक्षण में, प्रगतिशील शिक्षा में। तो दोस्तों छात्र जो द्वितीयक होते हैं वह होते हैं आपके किसमें, निरंकुश जो है कि शिक्षण में। इसमें प्राथमिक जो होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट जो होते हैं अध्यापक होते हैं, जिसको हम कहते हैं अध्यापक केंद्रित दोस्तों क्या, शिक्षण प्रणाली। अध्यापक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में अध्यापक पहला जो कि उपभोक्ता होता है प्राथमिक, द्वितीयक होता है आपका छात्र। तो यही था दोस्तों, तो निरंकुश प्रणाली में छात्र दोस्तों द्वितीयक होते हैं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है दोस्तों आपसे कि जब छात्रों को किसी समूह में किसी चीज पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का पठार क्या होता है। मान लीजिए कोई छात्र है, उसको किसी समूह में बैठा दिया जाए और दोनों के लिए, सबके लिए चर्चा करने के लिए एक कंटेंट दे दिया जाए, विषय, एक अवसर दे दिया जाए, तो उनके लर्निंग का पठार क्या होगा। पठार मतलब उनके लर्निंग का जो है कि सीखने का जो सीखेंगे क्या वैसे की वैसे ही उनकी सोच रहेगी, कि उनमें दोस्तों सोचने की क्षमता कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगी। तो जब एक छात्र को एक समूह में चर्चा करने के लिए अवसर दिए जाते हैं दोस्तों, वह कुछ चीज एक दूसरे के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं, तो उनकी लर्निंग दोस्तों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। घटती तो दोस्तों कभी नहीं, वैसे तो भी नहीं रहती। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उनकी दोस्तों क्या हो जाएगा, अधिगम का पठार बढ़ जाता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत गुण शिक्षण को दोस्तों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो शिक्षक के पास ऐसा एक कौन सा व्यक्तिगत गुण
होना चाहिए जो शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा? क्या संवेदनशील होना चाहिए, प्रबंधन क्षमता होना चाहिए, सामाजिक कौशल की इनमें से कोई नहीं? तो एक शिक्षक के लिए जो व्यक्तिगत गुण होना चाहिए दोस्तों, वह होना चाहिए सेंसिटिव अर्थात संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या भूमिका नाटक के लिए माइक्रो टीचिंग एक सबसे उदाहरण अच्छा है, कि प्रदर्शन के लिए, अनुकरण के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो माइक्रो टीचिंग होती है सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है अनुकरण के लिए। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से दोस्तों कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए था, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, कि छात्रों की क्षमता का विकास करना, कि छात्रों के पृष्ठ पोषण कौशल का विकास करना है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों जो माइक्रो टीचिंग होता है वह होता है आपके शिक्षण के लिए। किसके लिए? शिक्षण के लिए, अर्थात शिक्षकों के लिए होता है। ठीक है, तो आपका दोस्तों शिक्षकों में कौशल का विकास करने के लिए दोस्तों माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य होता है। ठीक है ना, तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है आपसे कि अधिगम अर्थात लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया में क्या शामिल है? क्या अर्जित ज्ञान, अंतर अधिकरण, की भंडार करना, कि उपरोक्त में से सभी? तो लर्निंग प्रक्रिया में दोस्तों आपका उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। 4 वाला कि अधिगम एक अर्जित भी किया जाता है, अधिगम ग्रहण भी किया जाता है, अधिगम भंडार भी होता है। ठीक है, तो इसलिए 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 18। जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होती है? मात्रात्मक, गुणात्मक, की दोनों, की उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है दोस्तों उपरोक्त में से दोनों होती है। मात्रात्मक में और गुणात्मक दोनों तरीके से मूल्यांकन बच्चे का किया जाता है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन नंबर पूछता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिकों ने नींव डैश दिया है को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास को अपनी भूमिका निभाते हैं। मनोवैज्ञानिक किसको ध्यान में रखकर? क्या छात्र की भावनाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का दोस्तों विकास की भूमिका निभाते हैं, कि छात्रों का अनुभव, छात्रों की खुशी, की छात्रों की आवश्यकता? तो दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वह छात्रों की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर एक जो कि पाठ्यक्रम दोस्तों आपका तैयार करते हैं। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से आपका सही हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है कि अन्योन्य क्रिया में शामिल क्या है? अन्योन्य क्रिया में क्या शामिल होता है? वाद विवाद, प्रश्न, सहायक, शिक्षण सामग्री, के उपरोक्त में से सभी? तो दोस्तों जो अन्योन्य क्रिया में शामिल होता है उसमें वाद विवाद भी होता है, उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है, इसके साथ साथ शिक्षण सामग्री भी होता है। तो उपरोक्त में से सभी दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मनोगद्यात्मक क्षेत्र दोस्तों किससे संबंधित है? क्या मानचित्र से, कि परियोजना निर्माण से, कि खेलने से, कि उपरोक्त में से सभी? तो दोस्तों जो मनोगत्यात्मक क्षेत्र होता है दोस्तों वह आपका मानचित्र से भी होता है, परियोजना से भी, खेलने से भी होता है। ठीक है, तो चौथा वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम की जो कि प्रकृति नहीं है? तो आपसे पूछा है दोस्तों क्या? निगेटिव। कौन सा नहीं है? क्या समालोचनात्मक चिंतन, कि सृजनात्मक, कि रूढ़िवादिता, कि सक्रिय? तो दोस्तों जो एक पाठ्यक्रम में प्राकृतिक का दोस्तों नहीं है वह आपका आ जाता है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा जो है निगेटिव पूछा है, तो रूढ़िवादिता हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन आपका, पाठ्यक्रम का प्राकृतिक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 23। ज्ञान। ज्ञान जो है नॉलेज क्या है? क्या एक सूचना होता है, कि अनुप्रयोग होता है, कि विश्लेषण होता है, कि अवबोध होता है? तो दोस्तों जो आपका एक नॉलेज होता है, आप नॉलेज ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है? एक अवबोध होता है। क्या होता है दोस्तों? अवबोध होता है। ठीक है, तो 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शास्त्रीय अनुबंधन किससे संबंधित है?
क्या सहचार अधिगम से, स्वायत्ता अधिगम से, सहकारिता अधिगम से कि सहयोग अधिगम से? तो दोस्तों जो शास्त्रीय अनुबंधन होता है क्लासिकल जो है, ये आपके दोस्तों साहचर्य जो क्या है अधिगम से संबंधित होता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, क्या वह शास्त्रीय अनुबंधन पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, कि दोनों में से, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अभिक्रमित अनुदेशन दोस्तों जो आधारित है वह है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक के लिए विफलता का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है? क्या उसके अंदर अंतर व्यक्तित्व संबंध दोस्तों नहीं है, वाचिक अभिक्षमता की कमी है, कि विषय के ज्ञान पर पकड़ कम है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो एक शिक्षक विफल है उसका प्रमुख कारण यह है कि उसको क्या है, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। ठीक है, विषय ज्ञान का दोस्तों पकड़ का उसको अभाव है। ठीक है, तीसरा वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है शिक्षार्थी स्टूडेंट निष्क्रिय रहते हैं, किसमें स्टूडेंट आपके निष्क्रिय रहते हैं? क्या परियोजना विधि में निष्क्रिय रहते हैं, खोज विधि में, व्याख्यान विधि के अनुसंधान विधि में? तो याद रखिएगा जो निष्क्रिय रहते हैं व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि दोस्तों एक पुरानी विधि है। इसमें आप देखते होंगे जैसे आप BA MA करते हैं तो टीचर आपको लेक्चर दे देते हैं, आप बैठे रहते हैं। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं दोस्तों व्याख्यान विधि। ठीक है, इसमें दोस्तों जो है कि स्टूडेंट निष्क्रिय रहते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि परामर्श के मूल सिद्धांत क्या है? क्या स्वायत्ता, न्याय, निष्ठा, कोई उपरोक्त में से सभी? तो दोस्तों जो परामर्श के मूल सिद्धांत है दोस्तों वह क्या है, वह हो जाते हैं दोस्तों आपके स्वायत्ता, न्याय, निष्ठा। तो परामर्श के दोस्तों जो मूल सिद्धांत होते हैं दोस्तों आपका उपरोक्त में से सभी हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाता है, उपरोक्त में से दोस्तों सभी, न्याय, निष्ठा, स्वायत्ता तीनों हो जाता है। ठीक है, तो चौथा वाला दोस्तों परामर्श के मूल के सिद्धांत सभी हैं। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, पूछा है कि पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? क्या पाठ्य पुस्तक का नाम का, विषय सूची, लेखक, उपरोक्त में से सभी? तो एक दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक का दोस्तों बनाते वक्त सबसे ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक का नाम क्या होना चाहिए, उसकी विषय सूची, उसके लेखक। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब है आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 कि एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? क्या किसी विषय वस्तु का ज्ञान, संचार, अच्छा संचार कौशल, प्रभावी नेतृत्व गुण, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एक जो कि अच्छे शिक्षक का दोस्तों जो गुण होता है दोस्तों वह क्या होता है, वह होता है दोस्तों किसी विषय वस्तु का दोस्तों उसको ज्ञान होता है। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह था आपका 30 प्रश्न। ठीक है, तो यह 30 प्रश्न दोस्तों था जो आपका 14 तारीख पूछ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको उससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन आपको कराएं। तो आप सेकेंड शिफ्ट का भी दोस्तों आप देखेंगे तो उस प्रकार से भी आपको हम क्वेश्चन बता देंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से जब तक एग्जाम चलेगा दोस्तों हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट कराते रहेंगे उससे रिलेटेड, जिससे आपको परीक्षा में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।